प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी तथा यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। इसका व्यापक क्षेत्रीय विस्तार, नगर निर्माण योजना तथा इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता सभी इसे एक विशिष्ट सभ्यता के रूप में स्थापित करती है। सर्वप्रथम हम अगर इसके नामकरण को देखें तो इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इनमें से प्रत्येक शब्द की एक पृष्ठभूमि है। प्रारंभ में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा एवं तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब यह सोचा गया कि यह सभ्यता अनिवार्यतः सिंधु घाटी तक सीमित थी, अतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान भी शामिल है। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल से चला। इस परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंध घाटी में पड़ता है, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। अगर हम इसके काल निर्धारण की बात करें तो सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादास्पद विषय रहा है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है और इसका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा। उन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। इसी तरीके से एक विद्वान थे अर्नेस्ट मैके, उन्होंने इसकी तिथि, इस सभ्यता की तिथि 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक तय की। इसी प्रकार से माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने इसकी तिथि 3500 ईस्वी से लेकर 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक निर्धारित की। सीजी गैड, इस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व तय किए। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1350 ईसा पूर्व माना गया, जो कि सर्वाधिक मान्य है। जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही और 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी।
आगे अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो अब तक जो इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव जो है उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकागेडोर जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर और उत्तरी पुरास्थल माडा जम्मू में है और दक्षिणी पुरास्थल दईमाबाद महाराष्ट्र में तक है। ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पीगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। सिंधु सभ्यता के निर्माता की अगर बात करें तो इनके सिंधु घाटी सभ्यता के मूल संस्थापकों के संबंध में या प्रवर्तकों के संबंध में हमारी जो जानकारी है वो केवल जो समकालीन खंडहरों से प्राप्त मानव कंकाल और जो कपाल खोपड़ियाँ मिली हैं उन्हीं के आधार पर है। और प्राप्त साक्ष्यों से ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या है वो एक मिश्रित प्रजाति की थी जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी। पहली प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरी भूमध्य सागरीय, तीसरी अल्पाइन और चौथी मंगोलाइड प्रजाति। आमतौर पर यही माना जाता है, यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। किसी प्रजाति विशेष द्वारा सिंधु सभ्यता के प्रवर्तन करने के संबंध में पुरातत्वविदों के मध्य काफ़ी मतभेद है। सिंधु सभ्यता के प्रवर्तकों को किसी ने द्रविड़ से, सुमेरियन से, पणी, असुर, वृत्य, दास, नाग, आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया गया है, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का मत है या इस बात से सहमत है अधिकांश विद्वान कि द्रविड़ ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। बाकी डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य को बताया है। ऐसे ही रखाल दास बैनर्जी ने सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ को बताया है। व्हीलर ने दस्यु और दास को सिंधु सभ्यता के निर्माता कहा है। अब आते हैं हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगेमरी जिले में रावी नदी के तट पर यह पुरास्थल स्थित है। और हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेयरसन ने दी थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 से इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला व पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पर
छः छः की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त है। इसके अलावा हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली है। इसके अलावा यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष जैसे एक बर्तन पर बने हुए मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। इसी तरह से पीतल का बना इक्का, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष भी हड़प्पा से मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा से नृत्य मुद्रा वाली नवयुवक की एक प्रस्तर मूर्ति काले पत्थर की जो है वो मिली है, जिसकी तुलना नटराज से की जाती है। अब है दूसरा महत्वपूर्ण पुरास्थल मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा का शब्द है, जो सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी तट पर स्थित है। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है वो है इसका विशाल स्नानागार, वृहद स्नानागार, जिसके केंद्रीय भाग में एक जल कुंड है और उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ हैं। और जलाशय के जो है दक्षिण पश्चिम छोर पर नाली है, 3 और बरामदे और कई कमरे हैं और एक कमरे में पानी भरने के लिए कुआं है। एक अन्नागार है जो स्नानागार के पश्चिम में चबूतरे पर है। व्हीलर ने इसे अन्नागार कहा है। जो ये अन्नागार है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कों का जाल बिछा था, जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से के पश्चिम भाग में स्थित जो दुर्ग टीला है उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था कालांतर में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अगर अन्य अवशेषों की बात करें तो यहाँ एक महाविद्यालय भवन प्राप्त हुआ है। कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है। एक पुजारी या योगी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा एक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। एक हाथी का कपाल खंड मिला है। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले। कांसे की जो नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये एक महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ से मिला है।
अगला पूरा स्थल है चनहुदड़ो। इस स्थल की खोज 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी, जो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि यहाँ मन के सीप, अस्थि और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के अगर प्राप्त अवशेषों की बात करें, प्रमुख अवशेषों की बात करें, तो उसमें अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि मिले। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। इसके अलावा चनहुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। ज्यादातर पुरा स्थलों में एक नगर टीला होता है और एक दुर्ग टीला, लेकिन चनहुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ से झुकर जहांगीर सांस्कृतिक अवशेष मिले। अगला पूरा स्थल है लोथल। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर S.R. राव ने 1957 ईस्वी में की थी। ये सागर तट पर स्थित है। ये स्थल जो है पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। और लोथल से एक ऐसा मकान मिला है जिसका दरवाज़ा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। इसके अलावा यहाँ से फारस की मुद्रा या सील मिली है। पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों मिले हैं। तो इनसे यह भी स्पष्ट होता है कि लोथल जो है सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। लोथल में जो गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ के नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में एक औद्योगिक क्षेत्र था। लोथल की जो सबसे प्रमुख उपलब्धि है वो जहाज़ों की गोदी मतलब डॉकयार्ड है। यह लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। इसके अलावा भी यहाँ से कई और अन्य अवशेष मिले हैं, जैसे हमने चर्चा की बंदरगाह, धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा फारस की मोहर जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ ये भी मिले। इसके अलावा यहाँ पर जो है बंदरगाह के अतिरिक्त मृद भांड उपकरण, मोहरे, बाट, माप तथा अन्य पाषाण उपकरण मिले। इसके बाद है अगला पूरा स्थल कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। कालीबंगा की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि यहाँ एक जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से भूकंप आने के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ कच्ची ईंटों के चबूतरे पर 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। ऊंट की हड्डियाँ यहाँ से मिली है।
लेकिन कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली नहीं थी। और कालीबंगा के जो घर हैं वो कच्ची ईंटों के बने थे, जबकि हमने देखा कि मोहनजोदड़ो के घर जो है वो अधिकांशतः पक्की ईंटों के थे। हवन कुंडों के जो साक्ष्य मिले हैं, अस्तित्व के साक्ष्य, वो हम बता ही चुके हैं। इसके अलावा यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जो मतलब कि मेसोपोटामिया की मोहर के समान थी। तो संभव है कि वहाँ से व्यापारिक संपर्क हो। अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहाँ इसके साक्ष्य मिलते हैं। युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ भी यहाँ से मिली है। अगला स्थल है बनवाली। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज R.S. बिष्ट ने 1973 में की थी। और बनवाली में जल निकास प्रणाली, जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, उसका अभाव है। यहाँ से जो प्राप्त मुख्य अवशेष हैं उसमें हल की आकृति, खिलौने के रूप में एक हल मिला है, उसकी आकृति, तिल के साक्ष्य मिले हैं, सरसों का ढेर मिला है, अच्छे किस्म के जौ, सैडकों के साक्ष्य मिले हैं, मन के मातृदेवी की जो लघु मृण मूर्तियाँ, तांबे के बाणाग्र, मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियाँ, सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें आदि मिली। अगला पुरास्थल है धोलावीरा। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने 1990-91 में की थी। और धोलावीरा जो है भारत में खोजे गए विशालतम नगरों में से एक है। धोलावीरा की कई ऐसी अद्वितीय विशेषताएं मिली हैं जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से नहीं पाई गई हैं। जैसे कि अन्य हड़प्पा कालीन नगर तो दो भागों, एक तो नगर दुर्ग या किला दुर्ग और दूसरा निचला नगर में विभाजित थे, किंतु इनसे भिन्न जो धोलावीरा है वो 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। अन्य हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभाजित थे और धोलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था, जिसमें 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसी जो नगर योजना है अन्य हड़प्पा कालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती। धोलावीरा के मध्य या केंद्र में स्थित प्राचीर युक्त क्षेत्र, जिसे मध्यमा नाम दिया गया है, वो संभवतः यहाँ के शासक वर्ग के संबंधियों या प्रशासकीय अधिकारियों के आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता होगा। ये जो मध्य नगर है या मध्यमा है, ये केवल धोलावीरा में ही पाया गया है। तो कहने का मतलब ये नगर 3 भागों में दुर्ग, मध्यम और निचला नगर में विभाजित था। इसके अलावा यहाँ से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य भी मिले हैं। मध्यवर्ती भाग जो है उसमें तालाब और स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं।